नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बगहा की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां बगहा में मोबाइल को लेकर विवाद में नाबालिग लड़के ने अपने दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना शहर के नारायणपुर मोहल्ले की बताई जा रही है और मृतक का नाम साहिल अंसारी है, जबकि हत्या करने वाला युवक का नाम साधु यादव बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक आरोपी साहिल को शहर से 1 किलोमीटर दूर गंडक नदी के किनारे ले जाया गया, जहां उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मोबाइल को लेकर विवाद हुआ और परिजनों में देखिए उसके बाद हत्या के बाद कोहराम मचा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। दूसरी तस्वीर मौत के पहले का वीडियो आपको दिखा रहे हैं और आपको बताते चले कि जख्मी हालत में युवक अपने घर से भागा, जहां परिजनों ने उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बेतिया भेज दिया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना से परिजनों में दहशत का माहौल है। देखिए, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये 2 तस्वीरें, जहां नाबालिग ने दोस्त का गला रेतकर हत्या कर दिया। नारायणपुर मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और दूसरी तस्वीर देखिए, मौत से पहले का ये वीडियो सामने आया, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया और मौत से पहले की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। रात के बोला के ले गए आले या कौन है 8-9 बजे करीब 9 बजे करीब फोन लगौलिए तो लागल और बाद 9 बजे के बाद फोने ना लगे। फोन छीन लो, साइकिल छीन लो और कांड कर दिल। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां गोपालगंज में आरजेडी नेता राम इकबाल यादव की गोलियों से भूनकर हत्या किए जाने के मामले में आरजेडी विधायक के प्रतिनिधिमंडल ने घटना की जांच की और पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव, विधायक राजेश कुशवाहा, पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव ने कहा कि राम इकबाल को सक्रिय नेता बताया उन्होंने जिला प्रशासन को 3 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं राजद प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू ने कहा कि प्रशासन जांच कर अपराधियों को गिरफ्तार करे और यह राजनीतिक हत्या है। वहीं एसपी आनंद कुमार ने कहा कि हत्या में अपराधियों के सुराग मिले हैं। एफएसएल जांच के लिए टीम पहुंच रही है, जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। जेपी के परिवार की जो हत्या हुई थी उसमें भी ज़्यादातर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, एक्टिव थे। हो सकता है कई कारण हो सकती है, बाकी उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न कोई आपसी गांव में कोई दुश्मनी किसी से थी उस तरह की जिसकी वजह से किसी की मर्डर किया जा सके। तो मायने तो कहीं निकाला जा सकता है और यहाँ जो हत्या हो रहा है आपसे भी नहीं छिपी हुई है और यहाँ की जिला प्रशासन से भी नहीं छिपा हुआ है। तो हम लोग तो यही मांग करेंगे जिला प्रशासन से कि दूध का दूध पानी का पानी करें। एफएसएल की टीम भी मुजफ्फरपुर से आ रही है घटनास्थल का मुआयना करने के लिए और वहाँ पर जो भी एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। और डीएसपी हथुआ के नेतृत्व में एक एसआईटी भी बनी है और वो लगातार इस पर काम कर रही है और बहुत हद तक हम लोगों को एक क्लू भी मिला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी इस मामले में गिरफ्तारी और खुलासा कर दिया जाएगा। और छपरा से बड़ी खबर, जहां कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। आपको बताते चले कि लीची तोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। बगीचे के मालिक ने लीची तोड़ने से मना किया, बच्चों को खदेड़ा और भागने के दौरान जो बच्चे हैं वो कुएं में जा गिरे। भेल्दी में कुएं और कुएं में बच्चे गिर गए। आपको बताते चलिए यह दर्दनाक हादसा छपरा से यह खबर सामने आ रही है, जहां कुएं में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। और इधर वैशाली से बड़ी खबर, जहां नकली गोल्ड देकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। 40 लाख का नकली गोल्ड दिया गया और 13,80,000 का लोन कराया। सराय बाजार के में ये फाइनेंस कंपनी है और ब्रांच मैनेजर पर इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है और 2 और अधिकारी पर केस दर्ज किया गया। साथ ही 3 ग्राहकों पर भी इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। एरिया मैनेजर ने इसे लेकर शिकायत की थी।
और बिहार कर्मचारी चयन आयोग जहां भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में रहता है, तो वहीं इसकी व्यवस्था भी लचर है। आलम यह है कि अगर अभ्यर्थियों को आयोग में किसी बात की इंक्वायरी करनी हो तो फोन पर संभव नहीं है, क्योंकि महीनों से आयोग का लैंडलाइन नंबर खराब है। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट। एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, लेकिन यहाँ की व्यवस्था कैसी है, आइए आपको भी वाकिफ कराते हैं। सबसे पहले हम इस काउंटर की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आम लोगों के लिए खोले जाते हैं, लेकिन काउंटर पर फिलहाल अभी एक भी कर्मी नजर नहीं आएंगे आपको। देखिए कुर्सी खाली है, कर्मी गायब हैं। ये एक तरह से कहिए भगवान भरोसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग चल रहा है। कोई अभ्यर्थी अगर दूर से आते हैं, उन्हें कुछ इंक्वायरी करनी होती है तो कोई जवाब नहीं मिलता है। ये कुर्सी खाली है और अंदर जाने की अनुमति नहीं है, गेट पर सुरक्षा गार्ड उन्हें रोकते हैं। और जो टेलीफोन नंबर है, विडंबना कहिए कि ये टेलीफोन नंबर जो आप देख पा रहे हैं, लैंडलाइन नंबर 0612227728, ये नंबर आपको काम नहीं करेगा। ये आप लगाते रहेंगे, फोन काम नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा, व्यस्त बताएगा। तो इस नंबर की हकीकत क्या है वो आपको हम चेक करके भी दिखा देते हैं। 0612227728 ये नंबर है और हम आपके सामने इस नंबर को डायल कर रहे हैं, जरा आप भी देखिए। The customer you are calling is busy on another call. ये आपको कभी बिजी ऑन अनदर कॉल लिखेगा, कभी बिजी बताएगा, लेकिन फोन आपको नहीं उठता है। ये जवाब यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम ले लेते हैं कि आखिर ये जो फोन खराब है, क्या जवाब आप लोगों को मिलता है? हम लोग को फोन पर संपर्क कुछ भी नहीं मिलता है, फोन लगता ही नहीं है। इतना परेशानी होता है इस गर्मी में। यहाँ आते हैं, न पंखा है, न बैठने का व्यवस्था है, न पीने का पानी है, बहुत परेशानी होता है। कोई भी कर्मचारी नहीं है जो कि मतलब कुछ पूछा जाए उनसे, कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलता है। जैसे हमको अभी प्रॉब्लम था कि मतलब मेरा बिहार एसएससी के फॉर्म भरते समय गलती हो गया था, उसको सुधार के लिए हम यहाँ पर आए थे, जो कि हमको यहाँ पर कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिला। हमको फोन लगाते हैं तो फोन लगता है? फोन नहीं लगता है सर। क्या जवाब मिलता है? वो बिजी बताता है। ये अभ्यर्थियों के लिए, बाहरी आगंतुक के लिए बनाया गया है, विश्रामालय की तरह जो है। यहाँ पर देखिए आप कि बैठने की व्यवस्था भी कराई गई है, लेकिन सर पर पंखा नहीं है। इस 38 और 39 डिग्री अधिकतम तापमान में देखिए आपको पंखा नहीं है। जो दूर दूर से यानी बिहार के कोने कोने से जो अभ्यर्थी हैं या उनके पेरेंट्स से अगर आते हैं तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो कर्मी गायब नजर आएंगे, दूसरा जो लैंडलाइन नंबर है वो खराब है, और तीसरा यहाँ पर ना पंखा है, चौथा ना यहाँ पर पीने के लिए पानी है। तो जरा चापाकल की भी आपको हम हालत दिखाते हैं। कैमरामैन दीपक, आप चापाकल की भी तस्वीर को आप दिखाइए कि ये चापाकल जो है कामयाब है या खराब है। तो आपको ये दिखाते हैं। नल तो कहीं दिख नहीं रहा है। नल आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं, नल नहीं है कहीं। नल नहीं। तो ये देखिए, ये चापाकल है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये चापाकल है जो पानी नहीं देता है। ये शोभा की वस्तु बना है, ये पानी नहीं देता है चापाकल। और यहाँ पर अगर कोई आते हैं फरियाद लेकर, शिकायत लेकर, तो वो प्यासे रह जाते हैं। और इसके ठीक बगल में जो मेन गेट है, वहां से अभ्यर्थियों की एंट्री नहीं है। जो आगंतुक हैं उनको अंदर प्रवेश नहीं कराया जाता है, अधिकारी से मिलने नहीं दिया जाता है। यही एक काउंटर है जहां पर आकर लोग शिकायत कर सकते हैं और गुहार लगा सकते हैं। लेकिन फोन खराब है, काउंटर पर कर्मी गायब है, पीने के लिए पानी नहीं है और सर पर पंखा नहीं है। तो समझ सकते हैं ये सरकारी कार्यालय आखिर किस काम का। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उच्च शिक्षा को लेकर जमुई जिले के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। अब यहां पीजी की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। जिले के केकेएम कॉलेज में 3 विषयों इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में पीजी की पढ़ाई की अनुमति मिली है और इससे यहां के छात्रों में जबरदस्त खुशी दिख रही है। अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है और इतिहास, ये 3 विषयों की पढ़ाई इस वर्ष से शुरू की जानी है। नामांकन के लिए भी उसी पत्र में दिया गया कि नामांकन होंगे। जमुई को जिला बने 3 दशक गुजर गए थे और वैसे हालात में जिले के किसी कॉलेज में एमए की पढ़ाई नहीं होती थी। छात्रों की मांग थी कि जमुई जिले के किसी कॉलेज में एमए की पढ़ाई हो। मुंगेर विश्वविद्यालय और सरकार ने यह निर्देश दे दिया है और कह सकते हैं अनुमति दे दी गई है और जमुई जिले के केकेएम कॉलेज में अब पीजी की पढ़ाई होगी। फिलहाल 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स
कि पढ़ाई यहाँ पर शुरू होने जा रही है पीजी की। और वैसी स्थिति में जो केकेएम कॉलेज के छात्र हैं उनमें खुशी इस बात की है कि उन लोगों को एमए करने का मौका अब यहीं मिल पाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। ये बहुत दिनों के बाद हमारे कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हुई है। निरंतर प्रयास, जैसे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रयास और हमारे स्टूडेंट यूनियन के प्रयास की वजह से ही अभी ये बहुत अच्छा दिन आया है कि 3 सब्जेक्ट का पीजी आया हुआ है। वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक। क्या फ़ायदा होगा? फायदा होगा कि जो लोग काफ़ी समय मतलब परेशानी उठाना पड़ता था, जैसे मुंगेर जाना पड़ता था, भागलपुर जाना पड़ता था, तो अब हुआ कि जमुई में ही हो गया अपना जमुई में, तो सबको नज़दीकी का मतलब हो जाएगा। जाहिर सी बात है। और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के छात्रों में हर्ष है। और ये लोग पीजी की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाते थे, दूसरे विश्वविद्यालय की ओर जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाने से इन छात्रों को इस परेशानी से बचना ही पड़ा है। लेकिन इन लोगों की मांग ये भी है कि जिन विषयों में अब ये स्टार्ट नहीं हुआ पीजी की पढ़ाई, उनको भी स्टार्ट किया जाए ताकि और सहूलियत बढ़े, सुविधा बढ़े। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात सीएम की सुरक्षा की। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में फिर से चूक का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री जिले में बाढ़ से बचाव के लिए हो रहे कार्यों की समीक्षा के लिए सुपौल जिले के दौरे पर जा रहे थे। जैसे उनका काफिला उनके सरकारी आवास से निकला, उनके काफिले के साथ दूसरी गाड़ी भी जाती हुई नजर आई, जिसको लेकर प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और सीएम की सुरक्षा में चूक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार सीएम की सुरक्षा में चूक हुई है। कब ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। नालंदा में अप्रैल 2022 में सीएम की सभा स्थल में थोड़ी दूर पर धमाका हुआ। बख्तियारपुर में मार्च 2022 में जनसंवाद यात्रा में माल्यार्पण के दौरान हमला हुआ। नवंबर 2020 मधुबनी में हरलाखी में जनसभा के दौरान प्याज से हमला हुआ। बक्सर में 2018 में सीएम नीतीश के काफिले पर पत्थर से हमला हुआ। पटना पर नजर डालें। पटना 2018 में मुख्यमंत्री पर हमले की कोशिश हुई। सीएम नीतीश कुमार सुपौल पहुंच गए हैं। बीरपुर हवाई अड्डा पहुंचने पर जिले के अधिकारियों और उनके नेताओं ने सीएम का स्वागत किया, जिसके बाद सीएम सीधे फिजिकल सेंटर पहुंचकर उसका निरीक्षण किए। इसके बाद सीएम जिले में चल रहे बाढ़ से बचाव के लिए चल रहे निर्माण कार्यों का भी वो समीक्षा करेंगे और मौके पर पहुंचे अधिकारियों के साथ बैठक करके ताजा हालात की जानकारी भी लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। और बढ़ते आगे और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मरीज की मौत पर जमकर बवाल हुआ है। निजी अस्पताल में परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। आपको बताते चले कि परिजनों के मुताबिक अस्पताल पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ब्रह्मपुरा के जुरन छपरा का यह मामला बताया जा रहा है और लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने। मरीज की मौत के बाद परिजन जो है वो जमकर हंगामा कर रहे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां हाई कोर्ट में हेमंत माइनिंग लीज मामले में सुनवाई और अनगढ़ा में माइनिंग लीज लेने का मामला। आपको बताते चले कि 4 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर किया गया और शेल कंपनी मामले में भी सुनवाई हुई और सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। प्रजा का सुख प्रजा के सुख में होता है, बस इसी से सबको समझ लेना चाहिए। माननीय न्यायालय ने बहुत चीज़ बोल दिया। तो इसकी जांच के लिए सीबीआई का नहीं, अभी नहीं, अभी कोई उस तरह की बात नहीं है। अभी केवल जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सील कवर में मैंने मंगलवार को सुनवाई के पहले वो अपना सारा रिपोर्ट जो अभी तक उनको कलेक्ट हुआ है रेड और इंफॉर्मेशन से वो सबमिट करेंगे।
उधर लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार प्रखंड और किस्को प्रखंड में कल पहले चरण का पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा और आज मतदान दल को सुरक्षा बलों के साथ रवाना कर दिया गया है। मतदान कर्मियों से डीसी वाघमारे प्रसाद कृष्ण और एसपी आर राजकुमार ने भय मुक्त मतदान कराने की अपील की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार में 62 और किस्को प्रखंड में 109 मतदान केंद्र हैं और मतदान कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा। वहीं एसपी ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग बहुत ज्वाली मूड में इलेक्शन कराने जा रहे हैं, जो पहले हुआ करता था। बीच में परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल थी, अभी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पूरी टीम के साथ और पूरी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसलिए प्रशासन का धन्यवाद। मतदान कर्मी आज प्रथम चरण के जो चुनाव है उसके लिए आज रवाना हो रहे हैं और सभी को सुरक्षा के लिहाज से अनुरूप ऐसे इंस्ट्रक्शन सबको दे दिए गए हैं और हमें उम्मीद है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के वोटिंग करेंगे। राज्यसभा में 2 सीटों पर झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच राज्यसभा की पहली वरीयताओं और दूसरी वरीयता का कांटा अभी फंसता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। 15 राज्यों की 57 सीटों पर 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। झारखंड की 2 राज्यसभा सीट भी इसमें शामिल है। महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी की खाली हो रही सीट पर इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान हो रहा है, लेकिन इससे पहले सत्ताधारी गठबंधन दल के अंदर भी उम्मीदवारी को लेकर घमासान होना है। पहली वरीयता और दूसरी वरीयता को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच कांटा फंसा है। निश्चित तौर पे जो राज्यसभा की सीटें हैं, चूंकि संख्या बल इस प्रकार का है कि एक सीट तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं और प्लस हम लोग के पास में कुछ सरप्लस वोट भी है, तो हम लोग चाहेंगे कि दोनों सीट हम लोगों के फोल्डर में आ जाए। इसलिए बैठ के लोगों से बात भी होगी और इस स्थिति को देखते हुए बहुत जल्दी पार्टी की कार्य समिति भी बैठेगी, पार्टी का विधायक दल भी बैठेगा और बैठकर इसमें निर्णय ले लेंगे कि हम लोग का उम्मीदवार कौन है। कांग्रेस के नेता भी पूरी मजबूती के साथ पहली वरीयता का उम्मीदवार कांग्रेस का होगा, इसका दावा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पहली वरीयता पर इस बार हमारा दावा बनता है। चुनाव की घोषणा हुई है, अधिसूचना जारी होने दीजिए, रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ होती चली जाएगी। कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इन तमाम चीजों पर हमारा आला कमान, हमारे प्रभारी, हमारे अध्यक्ष और हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का परिणाम हमेशा चौंकाने वाला रहा है। विधायकों के क्रॉस वोटिंग से जीत के समीकरण का बनने और बिगड़ने का पुराना इतिहास रहा है। इस बार के राज्यसभा चुनाव में आगे क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और बोकारो के राज मिस्त्री परशुराम पिछले 27 सालों से गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। किसी की मदद करने की भावना पैसे से नहीं बल्कि इरादों से होती है। ऐसे ही इरादों वाले बोकारो के 68 साल के 7वीं पास राजमिस्त्री परशुराम ने बिरसा मुंडा निशुल्क विद्यालय की स्थापना की, जिसमें गरीबों के बच्चे को निशुल्क पढ़ाई के साथ मुफ्त में किताब कॉपी और ड्रेस भी दिया जाता है। परशुराम ने 27 साल पहले इस स्कूल की स्थापना की थी, जो आज भी शिक्षा का अलग जगा रहा है। तो किसी के पास ड्रेस नहीं है, आते हैं लोग, स्कूल में ही सारा चीज मिलता है। जिसके पास नहीं होता है वो सब कुछ मतलब यहीं से मिलता है बच्चा लोग को। और ज्यादातर मतलब उसी तरह का बच्चा यहाँ पे आते हैं लोग, जिसके पास मतलब उतना सुविधा नहीं है, वही सब बच्चे यहाँ ज्यादा हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो, सिर्फ हम ही क्यों, बाकी सारे लोग भी, तो अपनी सोसाइटी और समाज के लिए थोड़ा सा समय तो जरूर निकालना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे हैं, मतलब लगता है कि क्या पढ़ाएं इस बच्चों को, लेकिन जब आप इस बच्चों के बीच में रहेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तो लगेगा कि कैसे बच्चे हैं ये, इनको अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। परशुराम ने अपना पूरा जीवन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने में लगा दिया। अब उन्हें 2006 में जन कल्याण सामाजिक संस्था के नाम से मान्यता भी मिल गई।
तो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और हमें कॉपी किताब स्कूल ड्रेस सब यहाँ से ही मिल जाता है। हमें महीना फीस यहाँ पर नहीं लगता है। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हमें पढ़ाई में मन भी बहुत लगता है। परशुराम चाचा के पास उन्हीं का पढ़ाते, क्वार्टर में काम करते, गरीब लोग हैं, हम तो पैसा रहता है नहीं, तो कहाँ से पढ़ाएंगे। यहाँ अपना वैसे ही पढ़ाते हैं। 10 दिन में 20 बच्चा हो गया। सबसे संघर्ष करते अभी तो मान लीजिए तो पहले तो 164 बच्चा था, अभी जब 19 में 2000 हो गया, 30 अगस्त को 2000 कर दिया लोग। अभी तो बच्चा कम है, अभी 114 बच्चा है, 4 मास्टर है, मास्टर लोग भी सब आकर फ्री में पढ़ा। परशुराम की पहल से गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। कई सामाजिक संगठन भी अब इस स्कूल की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। खबर बगहा से, जहां मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। तेज हवा के साथ बारिश हुई और वाल्मीकि नगर इलाके में बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तस्वीरें आपके सामने की मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश बगहा में हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।